सीजी टेट एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था, वर्ग 3 मॉर्निंग शिफ्ट क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसको देखते हैं। इसको सी टेट में पेपर 1 बोलते हैं। इसके क्वेश्चन को देखेंगे और इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। जो डिटेल सॉल्यूशन करने वाला एक क्वेश्चन रहेगा वो ये आपको हरिराम पटेल के बुक से है, जो एक्सप्लेनेशन है वो। तो फिर आज के क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो सी जी टेट 2024 रिसेंट में हुआ था, उस पर मैं भी 100 प्लस मार्क्स से क्वालिफाई किया था, जो पेपर 2 है वो। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सी जी टेट 2024 का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उसके फाइनल आंसर की को देख सकते हो, जो व्यापम ने लिया था उसको। फिर हम सी जी टेट 2022 का देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ये 5 भाग में बटा रहता है। पहला CDP रहता है, हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ्स। ये 5 भाग में रहते हैं। प्रत्येक भाग से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन रहते हैं। कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता। ST SC OBC के लिए 75 नंबर क्वालिफाइंग है और जनरल के लिए 90 नंबर इसमें क्वालिफाई रहता है। फिर अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भाग में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें है स्मृति स्तर और समग्र स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो इसका जो प्रमुख चरण है वो ऑप्शन बी अन्वेषण है। फिर है पियाजे के सिद्धांत में एक क्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है संतुलन, ऑप्शन डी संतुलन के नाम से। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समावेश, समावेजन और संतुलन ऐसी विधि है जिनके माध्यम से बच्चे पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित नहीं किया है बता रहा है, तो BS ब्लूम में है। बाकी जो थर्नेट, स्किनर और कोलबर्ग है, इसने अधिगम का सिद्धांत दिया है। जो BS ब्लूम है, इसने अधिगम का कोई सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है। फिर यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। तो इसको जो परिभाषित करता है वो निरंतरता का सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित करता है। इसमें है निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत गर्भ से मृत्यु तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है। ये जो है गर्भ से कब्र तक जो सिद्धांत चलता है उसी के बारे में यह बात कर रहा है। फिर व्यक्तित्व को मापने के लिए थीमेटिक अप्रिसिएप्शन टेस्ट TAT है। तो जो TAT जो है वो है ऑप्शन सी प्रक्षेपण तकनीक। व्यक्तित्व को मापने के लिए TAT थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट एक उपकरण है जिसका मापन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे ने किया। फिर है पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो जो पीयर रेटिंग जो है वह है ऑप्शन ए एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो विकास का जो सिद्धांत गलत है वो ऑप्शन बी है, विकास सहयोग का परिणाम होता है। लेकिन इसमें जो सही है उसको देखते हैं। अब कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो देखना है उसमें गलत कौन सा है। बाकी जो 3 पॉइंट रहेंगे वो सही है, उसको भी देखा करने से उस क्वेश्चन को हो गया, उसका डिटेल में नॉलेज होता है। जिसकी विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। और ये अनुमानित है, ये भी सही है। इसमें गलत है तो गलत ऑप्शन बी है, विकास संयोग का परिणाम होता है। इसमें विकास के बारे में बताया गया है। विकास एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत, विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास अनुमानित और अनुक्रमित है। विकास की दिशा निश्चित होती है। फिर है क्वेश्चन 8,
विशेष कठिनाइयाँ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्या की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए विशेष शिक्षा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड रहते हैं, फिजिकल व्हीकल डिसेबिलिटी, उनके लिए जो है विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर नॉर्मल बच्चे होंगे तो उनसे 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा, और विशेष बालक रहेंगे उसे 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये जो 6 से 14 वर्ष है, ये CG टेट पेपर 2 में पूछा है। ये वाला क्वेश्चन को मैं भी दिलाया था और सही आंसर था, लगाया था जो आंसर था वो। CG टेट 2024 में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन इसमें आया था कि सामान्य बालक को कितने वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है? तो उसे 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जो विकलांग बालक है उसे 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, एनी सुलीवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? जो एनी सुलीवन है वो दृश्य हानि से पीड़ित थी। फिर है शिक्षा का, ये जो हेलन केलर है इन्हीं ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, आपको पता होगा। फिर 10th है शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में उनको पढ़ना चाहिए। इसके यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेश शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। ये डिटेल सॉल्यूशन देखने से एक फ़ायदा है कि जो 6 से 14 वर्ष आ रहा है, ये अभी जो बता रहा था CG टेट 2024 में हुआ था, उसमें पेपर 2 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो डिटेल में सॉल्यूशन देखोगे तो ये फ्यूचर में काम आएगा, ये वाला क्वेश्चन जो रहता है वो। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। तो इसके अनुसार जो दूसरी अवस्था है वह है ऑप्शन सी, प्राक संक्रिया काल जो है वो उसकी दूसरी अवस्था है। प्राक संक्रिया काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था वो उसकी दूसरी काल था। पहला था संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड था ये जो है प्रासंक्रिया या इसको क्या बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ था औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। इसको आप एक बार और अच्छे से याद कर लेना, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना एवं कुछ करना क्योंकि उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के ब्लैंक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो नैतिकता के चरण का प्रतिनिधित्व करता है वो पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि किसी कार्य का इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इस प्रकार का जो निजी भाषण है वो स्वनियमन का संकेत देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान जो है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है तो वह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो जो दिव्या जो प्रदर्शित कर रही है
वो ऑप्शन सी सकारात्मक विचार की विशेषता प्रदर्शित कर रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत भी कहलाता है? तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है वो ऑप्शन है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास का अर्थ है? तो विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला जो है वो विकास का अर्थ है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका अवलोकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के संदर्भों में किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो यह जो विशेषता है वो है बौद्धिक विकास की। बौद्धिक विकास से तात्पर्य बच्चों के दिमाग और मस्तिष्क का विकसित होना है। फिर 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? जो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है वो है सहनशीलता। बौद्धिक विकास के तत्व सृजनात्मक चिंतन, स्मृति का विकास, कल्पनाशीलता, समस्या समाधान। फिर ऑप्शन बी विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। फिर विशेष शिक्षा के शामिल है गैर भेद भावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो व्यक्तित्व के संदर्भ में जो गलत कथन है वह है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। लेकिन इससे संबंधित जो सही कथन है उसको देखते हैं। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवेतन और अचेतन व्यवहार में फैला है। ये हो गया। तो इसमें गलत कथन पूछा था, ये जो ऑप्शन डी है ये गलत कथन था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल हैं। तो जो शामिल हैं वह है भाषाई क्षमता या कौशल। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति है वो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ये कहीं कथन आता है तो उसमें याद कर लेना। स्टैनली हॉल जो है उसने किशोरावस्था को विद्रोह एवं तूफान की अवस्था कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर ये विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति का संबंध पूर्व किशोरावस्था 10 से 13 वर्ष से है, जो एक आसान समय है जिसमें संघर्ष और मूड का उथल पुथल देखने को मिलता है। यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क में विकसित होता है। फिर विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। तो जो विशेष शिक्षा जिसमें निम्न भी शामिल है वह क्या है? तो वह है प्रतिभाशाली छात्र। फिर 25, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है वो पूछ रहा है। तो जो स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ऑप्शन बी। तो ये जो है आत्म केंद्रित क्या है हम उसको देखते हैं। तो आत्म केंद्रित है, बच्चे अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अपना दृष्टिकोण ही संभव है। उदाहरण, यदि एक छोटा लड़का कुत्तों से डरता है तो वह मान सकता है कि सभी बच्चे कुत्तों से डरते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार शामिल किया गया है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है वो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है वो कौन सा अधिनियम में है, मतलब कौन सा अनुच्छेद में है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी बना इससे रिलेटेड। तो ये अनुच्छेद 21A में है, इसको संशोधन करके जोड़ा गया था। जो ये लिखा है भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम ब्लैंक से ब्लैंक होता है। तो इसका रहता है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो जो व्यक्तिगत कारक नहीं है वह ऑप्शन है साथी समूह। फिर अब बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक संवेग, बुद्धि, स्वास्थ्य, संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता है। क्वेश्चन नंबर 29, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो जो किशोरावस्था रहता है उसकी अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। इसमें लिखा है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक परिवर्तन इसी अवधि में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो ये जो नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे पूछ रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं था। इसका जो मनोवैज्ञानिक था वो जीन पियाजे था। नहीं, ये ऑप्शन डी हो गई है, जीन पियाजे। इसमें कोई नहीं है। जो जीन पियाजे ने दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जो कोलबर्ग था उसने नैतिक विकास को परिभाषित किया था। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसमें यही सही होगा। जीन पियाजे थे उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग जो है उसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसमें कोलबर्ग रहता जो आंसर था वो। फिर है हिंदी का स्टार्ट होता है। द्वितीय भाग हिंदी भाषा का सही क्रम है। तो जो हिंदी भाषा का सही क्रम है वो है ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ हिंदी। इसका एक्सप्लेन में देखते हैं। तो संस्कृत पहला आता है। संस्कृत जो है और 1500 से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक एवं लौकिक साहित्य था। फिर पाली जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक के बुद्ध के उपदेश तक। प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जन समाज की भाषा। अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लोक भाषा। अवहट्ठ है वो 900 से 1100 ईस्वी तक। फिर हिंदी है जो 1000 ईस्वी से 1 ईस्वी तक बुद्ध के उपदेश तक था। ये जो है क्रम है ये। फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो ऑप्शन सी पहाड़। जातिवाचक संज्ञा क्या है उसके बारे में बता रहा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की आदि। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। समूहवाचक संज्ञा दल। पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा लोहा। फिर 33 है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वह है, इसको क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था जो आंसर की में है उसमें। इसमें देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समीप की वस्तु के लिए यह, ये, इन्हें, इनका। दूर की वस्तु के लिए वह, वे, उन्हें, उनका यूज करते हैं। फिर उपसर्ग शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो जो उपसर्ग युक्त शब्द है वो ऑप्शन बी है परिधि। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर, जैसे उपसर्ग प्लस मूल शब्द। परिधन प्लस धी बराबर परिधि। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसमें सबसे कम जो प्रभावी तरीका है वो है श्रुति लेख, ऑप्शन डी। फिर 36 है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो जो बहुभाषिकता को परिभाषित करता है वह माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो जो इसमें से शुद्ध वाक्य है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। और ये जो वाक्य इसको शुद्ध करके बताया गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें जो बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है वह है ऑप्शन सी सट्रस। फिर है समासिक पद और उसका समास विग्रह किया गया है। जैसे चतुरानन है, इसमें 4 है मुख आनंद जिसके बहुब्रीहि समास है। चौलरी है, 4 है लाड़ियाँ अर्थात माला बहुब्रीहि समास है। सतखंडा 7 है खंड जिसके द्विगु समास है बहुब्रीहि समास। फिर है सट्रस, इसमें 6 रसों का समाहार द्विगु समास है। फिर निम्नलिखित वाक्य में से सही पदक्रम है। तो इसमें से जो सही पदक्रम है वह है ऑप्शन ए लड़का पुस्तक पढ़ता है। फिर है पदक्रम जो है सरल वाक्य में कर्ता कर्म पूरक क्रिया विशेषण संबोधक आदि सामान्यतः जिस क्रम में आते हैं उस क्रम को पदक्रम कहा जाता है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। फिर 40 है निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो इसमें से द्विगु समास जो नहीं है वह है ऑप्शन डी चतुर्भुज में। बाकी पंचवटी पसेरी और त्रिभुवन में द्विगु समास है। तो फिर लिखा है द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यात्मक विशेषण होता है वह द्विगु समास रहता है। इसमें है जैसे कि पंचवटी में है 5 वटों का समाहार, पसेरी में है 5 शेरों का समाहार, त्रिभुवन में है 3 भुवनों का समाहार। फिर बहुब्रीहि समास में चतुर्भुज 4 भुजा जिसके विष्णु होते हैं। फिर हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो जो हिंदी व्याकरण में लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ये ऑप्शन डी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है 42 ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। फिर है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय जो है वो अक्षर है। और शब्द जो है वर्णों के एक ऐसा समूह है इसके आंसर चेक कर लेते हैं। 42C एक बार देख लेना इसके आंसर क्या रहेगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह अक्षर कहलाएंगे। ऑप्शन में गलत दे दिया है, सी जो दिया है वो। और शब्द है, शब्द वर्णों के एक ऐसा नहीं शब्द ही रहेगा। ये थोड़ा गलत बता दिया मैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है ये ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय पूछ रहे तो शब्द आ गया। ध्वनियों के मेल से बने कुछ रहता तो वो रहता अक्षर, जो एक वर्ड रहता इसमें अगर वर्ण समुदाय नहीं दिया रहता तो यहाँ पे ऑप्शन सी शब्द ही होगा। अक्षर जो है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय जो है वो अक्षर है। और शब्द जो है वर्णों के एक ऐसा समुदाय है जिसमें निश्चित अर्थ की व्युत्पत्ति हो अथवा सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आंसर क्या रहता, अक्षर रहेगा या शब्द रहेगा। एक बार आप अपने हिसाब से मिला लेना इसको। यहाँ पे तो हरिराम जो लिया है वो शब्द लिया है फाइनल आंसर की में, फिर क्या लिया गया तो उसको एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो जो इसमें संदेहवाचक वाक्य है वह है ऑप्शन सी उसने खाना खा लिया होगा। तो संदेहवाचक क्या है? जहाँ किसी कथन में किसी कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है वह संदेहवाचक वाक्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 निशाचर का अनिकार्थी शब्द हो सकता है। तो जो निशाचर का अनिकार्थी शब्द है वह उल्लू है। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर निशाचर का अनिकार्थी शब्द उल्लू होगा। अन्य अनिकार्थी शब्द है डाकू, चोर, तस्कर, राक्षस। क्वेश्चन नंबर 45 है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आया है, ये क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे कारक कहते हैं, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह ऑप्शन डी टेलीविज़न। फिर 47 है भाषा सीखने का प्रथम चरण है।
तो जो भाषा सीखने का प्रथम चरण है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा सीखने के चरण हैं। फिर है जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, तो जो कम बोलते हैं उसे हम एक शब्द में अल्पभाषी कह सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? तो किस खेत की मूली मुहावरे का अर्थ है, उसका प्रयोग जो है अधिकारहीन, ऑप्शन बी सब मुहावरे में किया जा सकता है। फिर 49 है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो बेफिक्री के लिए जो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह जो यूज किया जाता है ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना। फिर है 51, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो उतर गई लोई क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का जो अर्थ है वह है ऑप्शन ए सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। फिर है चिरंतर शब्द का विलोम शब्द है, तो जो चिरंतर शब्द का विलोम शब्द है वह है सी नस्वर। फिर 53, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। सामान्यतः बालक जो ध्वनि को 6 से 7 माह में सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। फिर 54 है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। तो जो भाषा विकास के क्रम है वो आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे? तो जो हम क्या करेंगे उसमें उसे स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। ये फिर 50 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द है वह है वनिता। फिर है गिरा का पर्यायवाची शब्द जीभ रचना वाणी है, वागीसा का सरस्वती है, कंचन का सोना है। फिर है 57 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह है सी उच्च और साधारण की तुलना। फिर है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द हैं, तो जो तत्सम शब्द हैं वो है 58 का ए वत्स। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। इसमें वत्स हो गया बच्चा, खेत क्षेत्र, पिता पित्र हो गया उसका। फिर है निम्न स्वरों में से ह्रस्व स्वर हैं, तो जो ह्रस्व स्वर है वह है ए अ जो है वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक, मूल स्वर, इनके उच्चारण में कम उपाय होता है अ ई उ री। फिर है अनुस्वार युक्त शब्द हैं, तो जो अनुस्वार युक्त शब्द हैं ऑप्शन सी अंगूर है। अनुस्वार शब्द आने वाले व्यंजन हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, कांकड़। ये हिंदी का हो गया। अब ये इंग्लिश का पेडागॉजी जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट था, ये भी 30 क्वेश्चन आता है। इसके जो पैराग्राफ है आप पढ़ लेना इसको, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, ऑन रीडिंग पैरा आई कैन बी इन्फ्रेड दैट। तो जो रीडिंग पैरा है उसमें इन्फ्रेड कर रहा है वो ऑप्शन बी है, स्कूल सब्जेक्ट में बी क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। फिर है पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जो स्टडी ऑफ सोसाइटी को डील कर रहा है वो ऑप्शन सी है, सोशियोलॉजी। फिर 63 है, व्हाट आर द 2 स्टेज वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टफ एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। जो सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में टफ है ऑप्शन बी है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, Instead, it should be woven into the curriculum under the emerging opportunities that present themselves while teaching normal school. Subject may be intelligently and imaginatively underused by the teacher to promote international understanding. The word intellectual woman is used as। तो जो वर्ड इंटेलेक्चुअल वूवन यूज कर रहा है वो किस रूप में कर रहा है पूछ रहा है ये वाले क्वेश्चन में।
तो उसके एक वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर है हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टफ्ड ऐसे स्कूल लेवल। तो इसके लिए जो पूछ रहा है वो है ऑप्शन डी ऑल द अबव। जो ये तीनों आंसर है इसका, ये तीनों ABC है वो सही हो गया, ऑप्शन डी ऑल द अबव सही है इसमें। फिर है द स्कूल सब्जेक्ट विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर द पर्पस आर हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, political science, social science, language, as well as physical and life science. In the above sentence, the underlined profitably is un। तो जो profitably है वह जो है वह है ऑप्शन सी एडवर्ब है। फिर 16.7 है पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। इसको जो यूज कर रहा है वह है मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। फिर 68 है द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा थर्ड इज। तो जो मीनिंग ऑफ पैरा थर्ड है उसका मीनिंग है ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ अनलिवल्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। फिर 69 है व्हेन फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम। तो जो कंबाइंड विद द करिकुलम है वो है सी वोवन इनटू द करिकुलम। फिर ये एक पैरा हो गया, इसको आप पढ़ लेना। फिर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्ड डेक्स्ट्रोक्स मीन्स, तो इसका मीनिंग जो है वह ऑप्शन है स्किलफुल। फिर 71 मैनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर एंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कारपेट्स विद देयर डेक्सट्रियस हैंड। द वर्ड टैक्लाइज डिस्टेयर इज यूज्ड एज। ये जो यूज्ड हो रहा है वो है ऑप्शन बी एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। फिर द वर्ड हैप्लेस मीन्स जो है, तो हैप्लेस मीन्स है उसका मतलब हो गया ऑप्शन डी अनफॉर्चुनेट। फिर 73 है द वर्ड हार्ट रैंडिंग मीन्स। तो जो हार्ट रैंडिंग मीन्स जो है उस डिस्ट्रेसिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 द स्टडीज कंडक्ट रिवील दैट नाइगमेरिस ordeals that vast majority of children undergo from getting the basic necessities of life. The word ordeals इज यूज डेस। इसका यूज़ किस प्रकार से हो रहा है, तो इसका यूज जो हो रहा है वो नॉन के रूप में हो रहा है। फिर 75 है द वर्ड सॉर्डिड मीन्स। तो जो वर्ड है सॉर्डिड उसका मीनिंग है डर्टी एंड अनप्लीसेंट। फिर 76 है व्हेन एन एरर रिकवर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज ए। तो इसका यूज है ये है फॉसिलाइजेशन। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो जो लैंग्वेज स्किल के लिए यूज नहीं हो रहा है वह वोकेबलरी एंड ग्रामर। फिर 78 है इन द बिगनिंग ऑफ एन एकेडमी सीजन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट टेस्ट टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे नो एंड दैट दे डू नॉट नो दिस इज ए एन। तो जो है ये वो ऑप्शन डी है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर 79 है लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। तो जो इम्पॉर्टेंट है मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड के लिए हु वाज गिवन द हाइपोथेसिस। तो ये जो वाइगोत्स्की ने थे इसने यहाँ ये थ्योरी जो थी वो दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मल्टीमीडिया मटेरियल। जो मल्टीमीडिया मटेरियल कौन नहीं है, तो कॉलेज इन कोलाज ऑफ पेपर कटिंग जो है वो मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज टेप हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड विथ एवी और प्रोजेक्शन ऑफ ए यूट्यूब वीडियो क्लिप ही हो गया, ये मल्टीमीडिया मटेरियल है। फिर 81 क्या है द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस फीडबैक फेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट्स ऑफ। तो ये किसका पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ऑप्शन सी प्रोसीडर का पार्ट है। फिर 82 द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिदम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज। तो एलिमेंट्री लेवल स्कूल में यूज़ करने का इसका मकसद है ऑप्शन सी टू मेक ए फ्री ऑफ लैंग्वेज वाइव रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 83 है
वाई इज रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन डोमेन ऑफ ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो जो रेमेडियल टीचिंग है वो किसके लिए डोमेन है, तो ये ऑप्शन डी। इट इज़ एन इंक्लूसिव अप्रोच, एवरी लर्नर हैज़ ए वेरीफाइड पीस ऑफ लर्निंग, लिटिल बिट ऑफ स्कैफोल्डिंग हेल्प्स द स्लो लर्नर टू कम इन द मेन स्ट्रीम। ये सब इसका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है उसका जो है रिक्वायर्ड है। ये जो ABC ऑप्शन तीनों है, तो ऑल द अबव इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो है। मिस माला आस्क्ड द क्लास सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द game sports they were interested in, how often they look part in any competition. Then she read out passage about Mary Kom. The former action here is, जो फॉर्मर एक्शन है वह है ऑप्शन बी प्री लिसनिंग एक्टिविटी। 85 है। मिस्टर गणेश dictates a short paragraph to the students. This exercise aims, तो इसका जो एक्सरसाइज का एम्स है वो ऑप्शन डी, टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। फिर है 86 स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ, तो स्किमिंग जो सब स्किल है वो है ऑप्शन सी रीडिंग का। फिर 87 है अन असेसमेंट बाय विच ए लर्नर परफॉर्मेंस इज measured against he his her our previous performance is called। तो जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको हम स्पेटिव रेफरेंस असेसमेंट कर सकते हैं। फिर 88 है नवीन कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, विच स्पीकिंग इंग्लिश समटाइम्स ही स्टार स्पीकिंग इन पंजाबी विथआउट चेंजिंग द टॉपिक इट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कोड स्विचिंग कह सकते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। फिर है 89 माया इज ब्रोन ए मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पीच मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। सृजन वांट टू वर्क जर्मनी, ही ज्वाइन ए जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन। तो जो फिनोमिनिया है वो क्या चूज कर रहा है, तो इसमें है फिनोमियन ए इज लैंग्वेज एक्विजिशन, फिनेमा 2 इज लैंग्वेज लर्निंग। फिर 90 है एंजेला लव्स रिगार्डिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शन, शी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर yesterday, she did not read to out of any obligation to any examination such regarding is called। तो ये जो कहलाएगा वह है ऑप्शन डी रीडिंग फॉर प्लेजर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब आ जाता है मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलाकर 15 दिन में करते हैं, उसको पूरा करने के लिए 400 रुपये दिया जाता है, तो दोनों के बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो इन दोनों का जो बंटवारा होगा उसमें ऑप्शन ए 200 और 100 रुपये आएगा। कौन सी अवधारणाएँ अधिक अमूर्त है, तो जो अधिक अमूर्त धारणाएँ हैं वो बीजगणितीय बीजगणितीय अवधारणाएँ अधिक अमूर्त है, यह मूल रूप से एक अज्ञात चर को ज्ञात करने के लिए समीकरणों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाता है। तो इसे प्राथमिक स्तर पर सिद्ध करने के लिए जो पद्धति का पालन किया जाता है वो अगमनात्मक। प्राथमिक स्तर पर अभाज्य संख्या सीखने के लिए अगमनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, यह कथन अगमनात्मक विधि द्वारा सिद्ध होता है। फिर है 94 सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है, तो इसको हम आगमनात्मक विधि के नाम से जानते हैं। संश्लेषणात्मक विधि में हम कई तथ्यों को जोड़ते हैं, इस पद्धति में हम ज्ञात डेटा से शुरू करते हैं और अज्ञात भाग से जोड़ते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 95, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो यह जो मॉडल का सूचक है वह है ऑप्शन बी, बैंकिंग मॉडल। सीखना के बैंकिंग मॉडल शब्द का प्रयोग पॉली फेयर द्वारा किया गया, जिसका प्रयोग पेडागोगी ऑफ द अप्रेस्ड बुक में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन और आलोचना करने के लिए किया जाता है। फिर है, दो सम पूर्णांक का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो यह जो प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि का उपयोग करके यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि दो सम पूर्णांक का योग हमेशा सम होता है। फिर 97 है, रूट 64,009 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो 64,000 मान रहेगा उसका रहेगा 2.53। फिर है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये होगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है 99 दिया है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षा के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो गणितीय शिक्षा के मूल्यांकन का आयाम नहीं है, वह है स्वरूप और कार्य पद्धति। फिर है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? तो आयतन और द्रव्यमान के बीच जो संबंध है वह एम बराबर वी इंटू डी है, जहाँ एम द्रव्यमान है, वी आयतन है और डी जो है वो घनत्व है। यदि 18:15.5 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान जो है वो 12 आएगा। फिर है, 2 से 3/4 प्लस 1 से 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान रहेगा वो है ये 22/9 है। और फिर ये इसमें पूछ रहा है 3 में, निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखें, 9/14, 3/4 और 5/11। तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये है ऑप्शन सी, 5/11, 9/14 और 3/4। फिर है 104, गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो जो गणितीय अध्ययन का मूल्यांकन है वो मूलतः जो है वह है निदात्मक, योगात्मक और रचनात्मक तीनों होना चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसमें लिखा निदात्मक मूल्यांकन क्या है? इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समस्याओं की पहचान तथा उनका निदान ही निदानात्मक मूल्यांकन है। फिर रचनात्मक मूल्यांकन, इसमें शिक्षा इस बारे में व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन करेंगे कि उनके छात्र पाठ के साथ कैसे प्रगति कर रहे हैं एवं साथ ही साथ उनकी योजनाएं कैसे काम कर रही है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फिर योगात्मक मूल्यांकन, इसमें इकाई को पूरा करने के बाद शिक्षक की रुचि छात्रों की उपलब्धियों को निर्धारित करने में होगी, इसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फिर 105 है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा। इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है, तो जो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन बी, संख्याओं से संबंधित है। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग संख्याओं से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह छात्र अपनी वर्तमान स्थिति से अपने चरणों की गणना करके यह संख्या प्राप्त करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो जो गणित की प्रकृति का संबंध है वो है विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं है। फिर 107 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन होगा। तो इस कंडीशन में बेलन का आयतन होगा πr² h होगा। फिर यदि दो संख्याओं का घनत्व, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जो दूसरी संख्या होगी वो 75 होगी, 75। फिर है 109 में, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है? तो ये जो मॉडल है वह है 109 बी, प्रोग्रामिंग मॉडल में चरण दर चरण सीखना को सीखना माना जाता है। फिर 110 से भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदल लिए। तो जो वो भिन्न 3/16 उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.1650 प्रतिशत होगा।
फिर 111 405 की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5 अनुपात प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 61 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो जो 61 रुपये प्राप्त करने में समय लगेगा वह है ऑप्शन बी 4 वर्ष। फिर है ऑप्शन नंबर 112, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, यह चिंतन के किस चरण पर है। तो वह जो चिंतन के चरण पर है वह है ऑप्शन बी संबंध। फिर 113, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, यदि प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2800 शब्द प्रति घंटा है। फिर सोच की वृद्धि में गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसने स्थापित किया जाता है। तो ये जो एक निकट संबंध को स्थापित करते ये है ऑप्शन सी अनुसंधान। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, वर्ष उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा ऑप्शन बी होगा ₹99। फिर 116 है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। तो जो मौखिक उदाहरण है वह विद्यार्थियों में ऑप्शन डी विचार शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति तीनों का विकास करते हैं। फिर है गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं को उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस प्रकार इस पहलू का उदाहरण है। तो जो पहलू का उदाहरण है वह ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर। 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल होगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर है 3, 6, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा। तो जो x का मान होगा वो ऑप्शन है x बराबर 4 होगा। फिर 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो जो संबंध सही है वह है ऑप्शन बी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। फिर पंचम भाग है पर्यावरण अध्ययन, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो मच्छरों के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वह हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसमें मलेरिया का वाहक एनाफ्लीज मच्छर है, डेंगू मादा एडिज मच्छर द्वारा फैलता है और चिकनगुनिया जो है एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों से इंसान में फैलता है। फिर है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को योग्य बनाना कि वो अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। फिर 123 है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो जो वन के पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कवक को जो समूह में रखा गया है वह है ऑप्शन सी अपघटक। अपघटक वे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपघटक कहा जाता है, जीवाणु एवं कवक। फिर 124 है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस संबंध में जो सही कथन है वह है बी, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों को इतिहास का ज्ञान का विकास होता है। फिर 125 है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। तो जो एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं वह है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। फिर 126 है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वह ऑप्शन बी पोर्टफोलियो के तहत। पोर्टफोलियो ये समय की अवधि में छात्रों के कार्यों को एक संग्रह जिसका उपयोग अधिगम और आकलन के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। फिर 127 है, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है।
तो जो गलत है वह ऑप्शन है गतिविधि समूह में की जाती है। 28 है एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसा नहीं की है। तो जो अनुशंसा नहीं की है वह है कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों के परिवेश की जानकारी देना। लेकिन जो अनुशंसा की गई उसको देख लेते हैं। इसमें पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। फिर 129 जो है वह है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है भारत में लड़कियों एवं लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो ये वाला जो उम्र है वो इसमें ये देखना कि पहला लड़का पूछा, सेकंड लड़की पूछा था। पहला लड़का 21 हो गया, लड़की जो है 18, या कन्फ्यूज करने के लिए 18-21 भी दे दिया। तो पहला लड़का पूछा तो लड़का की 21, लड़कियों का 18, तो 18 वर्ष। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह है गाय एवं खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता तो जो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं जैसे खरगोश हो गया, गाय, बकरी, हिरण। 132 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जो उदाहरण नहीं है वो खुदाई है। उदाहरण क्या क्या है, पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, नवीन विद्यालय का प्रारंभ करना। फिर है 123 एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो यह जो रोग का लक्षण है वो ऑप्शन है स्कर्वी की कमी से होता है। ये विटामिन सी की कमी स्कर्वी से होता है और ये उसके लक्षण हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछने की सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो जो पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है वह है बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। फिर है 135 जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो लागू हुआ है वो जुलाई 1961 से लागू हुआ है। 1 जुलाई 1961 को पूरे भारत में लागू हो गया। 36 है इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ऑप्शन डी प्रशंसा है। 137 है इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होगा। जो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा वह है 137 सी घास, खरगोश और शेर। फिर हो गया 138 सजीवों का श्वसन से संबंधित अंग है। तो सजीवों के जो श्वसन से संबंधित अंग है वो गलफड़े, त्वचा और फेफड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। तो जो बीमारी जो है वो रुके हुए पानी से हो सकती है ऑप्शन सी है मलेरिया। फिर है रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी। जो रीमा जो वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी वह है ऑप्शन डी गाजर, चुकंदर और मूली। फिर है 141 पृथ्वी अपने कक्षा पर एक घूर्णन करीब ब्लैंक में पूरा करता है। तो पृथ्वी अपने कक्षा में जो एक घूर्णन पूरा करता है वो तो इजी क्वेश्चन है 20 ऑप्शन बी 24 घंटे में। 142 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है वह सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। रचनात्मकतावाद एक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जो सीखने, जानकारी को समझने और बनाने में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर जोर देती है। फिर है 143 नीचे दिए कथन में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां जो है वह है ये बच्चों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। फिर 144 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो जो भौतिक घटक नहीं है वह है कवक। फिर 145 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
क्योंकि तो जो परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। फिर 146 जो है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन ए, बी और डी। बच्चों को खोज के अवसर दे और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। 147 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है, ऑप्शन बी। फिर है 148 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन में जो रचनात्मक आकलन है वो ऑप्शन डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। फिर है 149 नंबर का क्वेश्चन, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है। तो जो देव का गीतों से रिश्ता है वह है ऑप्शन बी, मामा। 150 है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। तो जो कौशल का विकास होता है ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता।